हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। देखिए, मणिकांत सर द्वारा हिस्ट्री ऑप्शनल जो पढ़ाया गया है उसी नोट्स का है जो हम ऑडियो पे स्टार्ट करेंगे, जो रात में सोते समय रिवीजन के लिए मैं अपने पर्पज से कर रहा हूँ। अगर इससे किसी और को सहायता मिलती है तो वो भी कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम के औचित्य का परीक्षण। आरंभ में इसका नाम सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया था, क्योंकि अधिक स्थल सिंधु घाटी में मिले थे, परंतु आगे ज्यादा स्थल घग्गर हकरा क्षेत्र में मिलने लगे, इसलिए उस नाम का औचित्य समाप्त हो गया। अतः फिर पुरातत्व की परंपरा के आधार पर पहले खुदाई की गई स्थल के अनुरूप हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया, जो अधिक प्रमाणिक है। सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर। आइए देखते हैं सभ्यता एवं संस्कृति में क्या अंतर होता है। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले समुदाय की जीवन पद्धति को संस्कृति का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए नवपाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, सूती संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति आदि। परंतु अगर यह संस्कृति एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और मानक के रूप में स्थापित हो जाती है तो इसे सभ्यता का नाम दे दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक व्यापक क्षेत्र में फैल गई थी, जहां उपकरण, लिपि, प्रतीक चिन्ह सभी में एक प्रकार की समानता दिखने लगी थी, अर्थात इसने एक प्रकार का मानक का रूप ले लिया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया जाता है। कुछ विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के आवश्यक शर्तों के रूप में नगरीकरण एवं लिपि के प्रयोग पर भी बल दिया है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दुनिया की कई सभ्यताओं में यह अनुपस्थित है। उद्भव से संबंधित विवाद क्यों तथा अध्ययन के स्रोत की सीमा। उद्भव से संबंधित विवाद का कारण है उचित अध्ययन सामग्री का अभाव, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य अपर्याप्त है, जबकि साहित्यिक साक्ष्य अनुपस्थित। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में पक्की ईंटों के मकान, सार्वजनिक भवन, उपकरण, मुद्रा एवं मुद्रांकन, विभिन्न कलाकृतियां आदि उपलब्ध हैं, परंतु कुछ ही ऐसे स्थल हैं जिनकी क्षैतिज खुदाई हो सकी है। उदाहरण के लिए मेहरगढ़, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि, जबकि अधिकांश स्थलों की खुदाई नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ हड़प्पाई लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इस कारण कुछ ब्रिटिश विद्वानों ने यथा क्रेमर, मार्टिमर, व्हीलर आदि ने इस सभ्यता के विषय में भ्रम फैलाते हुए इसका श्रेय मेसोपोटामिया को देने का प्रयत्न किया। इसके दो कारण थे। हड़प्पाई नगरीकरण उस विकसित अवस्था को दर्शाता था जो भारत की अन्य संस्कृतियों की तुलना में काफी आगे था, इसलिए ये विद्वान इसके उद्भव की व्याख्या की जटिलता से बचते हुए बाह्य कारणों को इसका श्रेय देकर निकलना चाहते थे। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक इतनी उन्नत सभ्यता के निर्माण का श्रेय भारतीयों को नहीं देना चाहते थे। मेसोपोटामिया उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है तथा इसकी क्या सीमा है। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है तथा इसकी क्या सीमा है। E.G.H. मैके, गार्डन, क्रेमर, मार्टिमर, व्हीलर जैसे कुछ विद्वानों ने मेसोपोटामिया की उत्पत्ति के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता की उद्भव की व्याख्या की। इनके निम्नलिखित तर्क है। कुछ विद्वानों ने मेसोपोटामिया से जनसंख्या प्रवास को भी दिखाने का प्रयत्न किया। कुछ विद्वान का मानना था कि मेसोपोटामिया से जनसंख्या प्रवास करके हड़प्पा में आई है। मार्टिमर व्हीलर ने जनसंख्या प्रवास की जगह सभ्यता के विचार के आयात पर बल दिया। मार्टिमर व्हीलर ने जनसंख्या प्रवास की जगह सभ्यता के विचार के आयात पर बल दिया। इनका कहना था कि मेसोपोटामिया से सभ्यता का आयात हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, अर्थात उन्होंने यह सिद्ध करना चाहा कि हड़प्पाई लोगों ने नगरीकरण एवं सभ्यता का विचार मेसोपोटामिया से लिया है।
मेसोपोटामियाई उत्पत्ति के पक्ष में प्रमाण। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संभवतः हड़प्पाई शासक वर्ग के लोग विशेष मूल के थे, इसलिए जनसामान्य से कटकर वे लोग पृथक रूप में दुर्ग क्षेत्र में निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता ने अनागार अन्य भवनों में लकड़ी की छाती, छत का लिंटर लकड़ी से निर्मित किए जाते थे। इस आधार पर भी मेसोपोटामिया से समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता था। जो हड़प्पा में यूज हुआ था, जैसे लकड़ी की छाती, छत का लिंटर लकड़ी से निर्मित किए जाते थे, ये मेसोपोटामिया में भी यूज होता था। तो इस आधार पर इसको समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेर मिले हैं। एच.डी. संकालिया नामक विद्वान ने इसकी तुलना मेसोपोटामिया के जिगुरत मंदिर से की है। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा की सीमा। मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा का सीमा। उपयुक्त प्रमाण अस्पष्ट है। मेसोपोटामियाई और हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप में व्यापक अंतर है। हड़प्पाई नगर निर्माण योजना न केवल मेसोपोटामिया में बल्कि समकालीन विश्व में दुर्लभ थी। ईंटों की बनावट, मोहर लिपि सभी के स्वरूप में गुणात्मक अंतर देखने को मिलता है। फिर मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का आधार क्या है? आर्य उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? आर्य उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? एक विचार हड़प्पा सभ्यता का संस्थापक वैदिक आर्यों को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है। एक विचार हड़प्पा सभ्यता का संस्थापक वैदिक आर्यों को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा है तथा उनका बल आर्यों की देशी उत्पत्ति दिखाने पर भी रहा है उदाहरण के लिए बीबीलाल एस.पी. गुप्ता जैसे विद्वानों ने देशी उत्पत्ति की बात की थी। आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत पर बल देने वाले कुछ विद्वानों ने वैदिक सभ्यता को पीछे 4-5 हजार वर्ष पूर्व ले जाना चाहते हैं और फिर हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के रूप में वैदिक आर्यों को स्थापित करना चाहते हैं। प्रमाण। वैदिक आर्यों का केंद्रीय क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र माना जाता है। वैदिक आर्यों का केंद्रीय क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र माना जाता है और यह हड़प्पा सभ्यता का भी मुख्य क्षेत्र रहा था। विचारों की सीमा। दोनों सभ्यताओं के स्वरूप में ही मौलिक अंतर है। एक नगरीय सभ्यता है तो दूसरी ग्रामीण सभ्यता। फिर वैदिक आर्यों ने घोड़ों और लोहों का भी उपयोग किया है, परंतु हड़प्पाई लोगों के द्वारा इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा अब देखेंगे। हम लोग तीसरा टॉपिक है द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। एक विचार इस सभ्यता के संस्थापक के रूप में द्रविड़ों का भी जिक्र करता है। प्रमाण। हड़प्पाई लिपि को द्रविड़ लिपि से भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। उत्तर पश्चिम में भी द्रविड़ भाषा के रूप में ब्राह्मी की पहचान की गई है और इस आधार पर हड़प्पाई लोगों को द्रविड़ संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त धर्म एवं उपासना के क्षेत्र में भी समानता दिखाने का प्रयत्न किया गया है। हड़प्पाई लिपि को द्रविड़ लिपि से भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। उत्तर पश्चिम में भी द्रविड़ भाषा के रूप में ब्राह्मी की पहचान की गई है और इस आधार पर हड़प्पाई लोगों को द्रविड़ संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसलिए इसके अतिरिक्त धर्म एवं उपासना के क्षेत्र में भी समानता देखने का प्रयत्न किया गया है। विचारों की क्या सीमाएं हैं, इसकी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि द्रविड़ संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा को छोड़ करके बाकी सब लगभग ग्रामीण ही थे। हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का जिक्र किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का जिक्र किया जाता है। यथा भूमध्य सागरीय प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड,
मंगोलायड एवं तथा अल्पाइन, जबकि द्रविड़ संस्कृति में यह विविधता नहीं दिखती है। हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का जिक्र किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का जिक्र किया जाता है। यह था भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन, जबकि द्रविड़ संस्कृति में यह विविधता नहीं दिखती है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? देशी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि हड़प्पाई नगरीकरण कहीं बाहर से आयातित नहीं था, बल्कि वह उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक विकास का परिणाम था। इन ग्रामीण संस्कृतियों में सूथी सिसवाल संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति, पोर्तुगीज संस्कृति, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति आदि की चर्चा की जाती है और इन्हीं संस्कृतियों से विकास को दर्शाया जाता है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि हड़प्पाई नगरीकरण कहीं बाहर से आयातित नहीं था, बल्कि वह उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक विकास का परिणाम था। इन ग्रामीण संस्कृतियों में सूथी सिसवाल संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति, पोर्तुगीजी संस्कृति, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति आदि की चर्चा की जाती है और अनेक संस्कृतियों से विकास को दर्शाया जाता है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि हड़प्पाई नगरीकरण कहीं बाहर से आयातित नहीं था, बल्कि वह उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से क्रमिक उद्भव एवं विकास का परिणाम था। इन ग्रामीण संस्कृतियों में सूथी सिसवाल, कुल्ली नाल संस्कृति, पोर्तुगीजी संस्कृति, ईरानी संस्कृति, बलूची ग्रामीण संस्कृति आदि की चर्चा की जाती है और इन्हीं संस्कृतियों से विकास को दर्शाया जाता है। हम लोग चर्चा देखेंगे क्रमिक विकास के विभिन्न चरण। देखिए, पहला चरण है नवपाषाण काल का चरण। क्रमिक विकास के विभिन्न चरण है, जिसमें पहला है नवपाषाण काल का चरण। 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व तक है, इसका काल है। नवपाषाण काल का चरण 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व है। उत्तर पश्चिम में समृद्ध ग्रामीण बस्तियों का विकास का कारण। नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी का उपयोग करते हुए कृषि को प्रोत्साहन। उत्तर पश्चिम में ग्रामीण संस्कृति बस्तियों का विकास, इसका क्या कारण था? नदी किनारे जलोढ़ मिट्टी का उपयोग करते हुए कृषि को प्रोत्साहन। नदी किनारे ताकि कृषि गृहस्थी की जा सके। नदी किनारे की जलोढ़ मिट्टी का उपयोग करते हुए कृषि को प्रोत्साहन। दूसरा कारण है आसपास का क्षेत्र से खुदाई कर पत्थर का संग्रह तथा उसका बेहतर उपकरण बनाया जाना। आसपास का क्षेत्र से खुदाई कर पत्थर का संग्रह तथा उसका बेहतर उपकरण बनाया जाना। आसपास का क्षेत्र से खुदाई कर पत्थर का संग्रह तथा उसका बेहतर उपकरण बनाया जाना। उदाहरण के लिए बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, दमसादत, पंजाब में जलीलपुर, अफगानिस्तान में मुंडी घाट आदि प्रमुख है। उदाहरण के बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, दमसादत, पंजाब में जलीलपुर, अफगानिस्तान में मुंडी घाट आदि प्रमुख हैं। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी में दमसादत, पंजाब में जलीलपुर, अफगानिस्तान में मुंडी घाट आदि प्रमुख हैं। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, क्वेटा घाटी में दमसादत और पंजाब में जलीलपुर, अफगानिस्तान में मुंडी घाटी प्रमुख हैं। आरंभिक हड़प्पाई चरण 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक था।
आरंभिक हड़प्पाई चरण 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक था। विकास की दूसरी अवस्था, तकनीकी विकास। आरंभिक हड़प्पाई चरण में तकनीकी विकास क्या क्या हुए? हड़प्पाई आरंभिक चरण में क्या क्या? तकनीकी विकास में तांबे, चाक, चक्के एवं नाव का उपयोग। तकनीकी विकास में तांबे, चाक, चक्के एवं नाव का उपयोग। तांबे, चाक, चक्के एवं नाव का उपयोग। आर्थिक गतिविधियां, कृषि हल का प्रयोग। कृषि हल का प्रयोग। कृषि हल का प्रयोग। कृषि हल का प्रयोग आर्थिक गतिविधियों में है। कृषि हल का प्रयोग। तांबे, चाक, चक्के एवं नाव का प्रयोग। तांबे, चाक, चक्के और नाव का आर्थिक गतिविधियों में हल का प्रयोग। कालीबंगा से जुड़ते हुए खेत का साथ चक्के। बनौली से खिलौने का हल। खिलौने का हल। बनौली से खिलौने का हल। कृषि अधिशेष के परिणाम स्वरूप धान्य कोठार का विकास। हल का प्रयोग। कालीबंगा के जुटे हुए खेत का साक्ष्य तथा बनौली से खिलौने का हल। बनौली से खिलौने का हल। बनौली से खिलौने का हल। कृषि अधिशेष के परिणाम स्वरूप धान्य कोठार का विकास। कृषि अधिशेष के परिणाम स्वरूप धान्य कोठार का विकास। शिल्प गतिविधियां क्या थी? चाक से निर्मित मृदभांड का कपास का उपयोग कर सूत की कटाई एवं वस्त्र निर्माण। प्रस्तर एवं तांबे के उपकरणों का निर्माण। चाक से शिल्प गतिविधियों में है चाक से निर्मित मृदभांड कपास का उपयोग कर। चाक से निर्मित मृदभांड कपास का उपयोग कर सूत की कटाई एवं वस्त्र निर्माण। प्रस्तर एवं तांबे के उपकरणों का निर्माण। यातायात एवं व्यापार। गाड़ी के पहिए का उपयोग। प्रमाण खिलौने के रूप में गाड़ी तथा दहमदाबाद से प्राप्त रथ स्थल में जल मार्ग से दूरवर्ती व्यापार। पादरी में हड़प्पा के आरंभिक चरण से लिपि का साक्ष्य जो लेखन कला के विकास को और संकेत करता है। यातायात एवं व्यापार। गाड़ी के पहिए का उपयोग प्रमाण खिलौने के रूप में गाड़ी तथा दहमदाबाद से प्राप्त रथ स्थल एवं जल मार्ग से दूरवर्ती व्यापार। पादरी एवं हड़प्पा के आरंभिक चरण से लिपि का साक्ष्य जो लेखन कला के विकास को और संकेत करता है। प्रशासनिक एवं वैचारिक कारण। संभवतः एक सक्षम शासक वर्ग तथा पुरोहित वर्ग की भूमिका। आरंभिक हड़प्पाई स्थलों से तुलना कर हम हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे दिखा सकते हैं? विकसित हड़प्पाई स्थलों पर हम जो मूर्तियां, भवन निर्माण उपकरण, प्रतीक चिन्ह, व्यापारिक गतिविधियां, लिपि आदि का साक्ष्य पाते हैं, उनका सूत्र हमें प्राक या आरंभिक हड़प्पाई स्थलों से ही मिलने लगता है। इसे हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं। आरंभिक हड़प्पाई स्थलों से तुलना कर हम हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे दिखा सकते हैं? आरंभिक हड़प्पाई स्थलों से तुलना कर हम हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, विकसित हड़प्पाई स्थलों पर हम जो मृण मूर्तियां, भवन निर्माण उपकरण, प्रतीक चिन्ह, व्यापारिक गतिविधियां, लिपि आदि का साक्ष्य पाते हैं, उनका सूत्र हमें प्राक या आरंभिक हड़प्पाई स्थलों से ही मिलने लगता है। इसे हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। विकसित हड़प्पाई स्थलों पर हम जो मृण मूर्तियां, भवन निर्माण उपकरण, प्रतीक चिन्ह, व्यापारिक गतिविधियां, लिपि आदि का साक्ष्य पाते हैं, उनका सूत्र हमें प्राक या आरंभिक हड़प्पाई स्थलों से ही मिलने लगता है। इसे हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं।
देखिए मेहरगढ़, यहाँ हम विभिन्न प्रकार के अनाज के उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक फसल के रूप में कपास के उत्पादन का भी साक्ष्य पाते हैं। फिर यहाँ से कच्ची मिट्टी से निर्मित भवन का भी साक्ष्य मिलता है। मुंडीगह अफगानिस्तान में स्थित यह स्थल व्यापारिक संबंधों के आधार पर मध्य एशिया और ईरान से भी जुड़ा हुआ था। यहाँ से अर्ध बहुमूल्य पत्थर के रूप में कार्नेलियन एवं लाजवंत मणि का साक्ष्य मिलता है। दम्ब सादत, उसी प्रकार क्वेटा घाटी में स्थित दम्ब सादत नामक स्थल से हमें ईंटों से निर्मित भवन का साक्ष्य मिलता है। कोटदीजी, सिंध स्थित कोटदीजी से मृत भांड के निर्माण, पत्थर तथा कच्ची ईंटों से निर्मित मकान का साक्ष्य मिलता है। कोटदीजी से सिंध में स्थित है। कोटदीजी से मृत भांड के निर्माण, पत्थर तथा कच्ची ईंटों से निर्मित मकान का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा, राजस्थान में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा एवं पादरी, हड़प्पा एवं पादरी, पंजाब के हड़प्पा और गुजरात के पादरी नामक स्थल से लिपि के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। पंजाब के हड़प्पा और गुजरात के पादरी नामक स्थल से लिपि के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अगला हेडिंग है, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या में कर्मिक के सिद्धांत के विवाद क्या है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की व्याख्या में कर्मिक के सिद्धांत में विवाद क्या है। इसमें प्रमुख विवाद निम्नलिखित है। वर्तमान में सबसे प्रभावी मत यह है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से कर्मिक रूप में हुआ है, परंतु इस कर्मिक उद्भव के सिद्धांत की भी अपनी सीमा है, जो इस प्रकार है। उत्तर पश्चिम की ग्रामीण संस्कृतियों से कर्मिक रूप में हुआ है, परंतु इस कर्मिक उद्भव के सिद्धांत की भी अपनी सीमा है, जो इस प्रकार है। लोथल, देसलपुर, चान्होदरो, आलमगीरपुर आदि ऐसे हड़प्पाई चरण के स्थल है जिनके नीचे हमें कोई प्राक हड़प्पाई चरण नहीं दिखता, अर्थात वे सीधे हड़प्पाई चरण में आ गए। लोथल, देसलपुर, चान्होदरो, आलमगीरपुर आदि ऐसे हड़प्पाई स्थल चरण के स्थल हैं जिनके नीचे हमें कोई प्राक हड़प्पाई चरण नहीं दिखता, अर्थात वे सीधे हड़प्पाई चरण में आ गए। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो ऐसे स्थल हैं जिनके नीचे प्राक हड़प्पाई चरण तो दिखता है, परंतु प्राक हड़प्पाई और हड़प्पाई चरण के बीच अस्पष्टता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो ऐसे स्थल हैं जिनके नीचे हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो ऐसे स्थल हैं जिनके नीचे प्राक हड़प्पाई चरण तो दिखता है, परंतु प्राक हड़प्पाई और हड़प्पाई चरण के बीच अस्पष्टता है। तीसरा है, कोलिस्तान क्षेत्र में अनेक आरंभिक हड़प्पाई स्थल मिलते हैं, परंतु इनमें 3 ही हड़प्पाई चरण में पहुंच सके हैं। उपर्युक्त विवाद के अतिरिक्त इसके कर्मिक उद्भव से संबंधित अन्य विवाद इस प्रकार हैं। पहला है, नगरीकरण के उद्भव में तकनीकी एवं विचारधारा की तुलनात्मक भूमिका। नगरीकरण के उद्भव में तकनीकी एवं विचारधारा की तुलनात्मक भूमिका। गार्डन चाइल्ड नामक ब्रिटिश विद्वान ने तकनीकी की भूमिका को विशेष महत्व देते हुए इसके उद्भव में तांबे, चाक चक्के एवं नाव की भूमिका पर विशेष बल दिया था। गार्डन चाइल्ड नामक ब्रिटिश विद्वान ने तकनीकी की भूमिका को विशेष महत्व देते हुए इसके उद्भव में तांबे, चाक चक्के एवं नाव की भूमिका पर विशेष बल दिया था। उसी प्रकार डी.के. चक्रवर्ती ने शिल्प विशेषीकरण तथा सिंचाई व्यवस्था के विकास की भी भूमिका पर विशेष बल दिया था। वहीं मैकएडम, नोडियान, सोर्जन आदि विद्वान ने विचारधारा की भूमिका पर विशेष बल दिया है। उसी प्रकार शासक वर्ग एवं पुरोहित वर्ग की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, किंतु
साक्ष्य के अभाव में इन कारकों की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती है। वहीं मैकएडन, नॉर्डियन, सॉर्जन आदि विद्वान ने विचारधारा की भूमिका पर विशेष बल दिया है। उसी प्रकार शासक वर्ग एवं पुरोहित वर्ग की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, किंतु साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में इन कारकों की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाती। विवाद का एक दूसरा मुद्दा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया व्यापार की भूमिका को लेकर है। विवाद का एक दूसरा मुद्दा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका को लेकर है। ग्रेगरी पॉसेल एवं सीरीन रत्नाकर जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामियाई व्यापार की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं, परंतु निम्नलिखित आधार पर इस विचार को चुनौती दी जाती है। पहला है, हड़प्पाई क्षेत्र का मेसोपोटामिया के साथ कितना व्यापार था, इसका कोई निश्चित आंकड़ा हमारे पास नहीं है। हड़प्पाई क्षेत्र का मेसोपोटामिया के साथ कितना व्यापार था, इसका कोई निश्चित आंकड़ा हमारे पास नहीं है। डी.के. चक्रवर्ती का मानना है कि मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप संसाधन के मामले में कहीं आगे था, अतः हड़प्पाई सब लोगों को मुख्य व्यापारिक गतिविधियां भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही थीं। डी.के. चक्रवर्ती का मानना है कि मध्य एशिया पश्चिमी एशिया की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप संसाधन के मामले में कहीं आगे था, अतः हड़प्पाई लोगों का मुख्य व्यापारिक गतिविधियां भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही थी। क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामियाई उत्पत्ति की अवधारणा क्या है? यह सभ्यता की उद्भव की तार्किक व्याख्या कर पाती है? 200 वर्ड में लिखना है। इसका उत्तर आवश्यकता क्या लिखने का, इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आते हैं। नगरीय क्रांति शब्द का क्या औचित्य है? नगरीय क्रांति शब्द का क्या औचित्य है? नगरीय क्रांति शब्द का क्या औचित्य है? गार्डन चाइल्ड नामक विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप को देखते हुए इसे नगरीय क्रांति की संज्ञा दी है। वस्तुतः हड़प्पाई नगरीकरण दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीकरण और विश्व की प्राचीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए विद्वानों के इस ओर आकर्षित होना एवं उत्साहित होना स्वाभाविक है। परंतु नगरीय क्रांति शब्द की निम्नलिखित सीमाएं नजर आती हैं। हड़प्पाई नगर का विकास कोई अचानक अथवा अकस्मात नहीं था, बल्कि यह लगभग 1000 वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम था। हड़प्पाई नगरों का विकास किसी एक काल में नहीं हुआ है, बल्कि विभिन्न नगर पृथक पृथक काल में विकसित हुए हैं। दूसरा, इन नगरों के उद्भव और विकास का स्वरूप भी अलग अलग रहा है। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो एवं चानुदाड़ो जैसे नगर के विकास में कृषि अधिशेष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन नगरों के उद्भव एवं विकास का स्वरूप भी अलग अलग रहा है। इन नगरों के उद्भव एवं विकास का स्वरूप भी अलग अलग रहा है। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो एवं चानुदाड़ो जैसे नगर के विकास में कृषि अधिशेष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सुतकाको जैसे नगर कृषि के दृष्टिकोण से विकसित नहीं रहे थे, फिर भी नगर के रूप में इनके विकास का कारण था व्यापार की निर्णायक भूमिका। परंतु दूसरी तरफ बलूचिस्तान में सुतकागेंडोर एवं सुतकाको जैसे नगर कृषि के दृष्टिकोण से विकसित नहीं रहे थे, फिर भी नगर के रूप में इनके विकास का कारण था व्यापार की निर्णायक भूमिका। उपयुक्त कारणों से हम नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग उचित नहीं प्रतीत होता। नगरीय सभ्यता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नगरीय सभ्यता के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सामान्यतः नगरीय सभ्यता के कुछ मानक इस प्रकार हैं। पहला है बस्तियों का बड़ा आकार।
बस्तियों का बड़ा आकार। एक ग्रामीण स्थल से नगरीय स्थल को पृथक करने वाला एक मानक होता है। स्थल अथवा बस्ती का बड़ा आकार एवं प्राय 20 हेक्टेयर एवं उससे बड़ा है। एक ग्रामीण स्थल से नगरीय स्थल को पृथक करने वाला एक मानक होता है। स्थल अथवा बस्ती का बड़ा आकार यह प्राय 20 हेक्टेयर या उससे बड़ा है। नियोजित निवास बसावट भी गांव की तुलना में नगर में अधिक व्यवस्थित होती थी। नियोजित निवास बसावट भी गांव की तुलना में नगर में अधिक व्यवस्थित होती थी। नियोजित निवास बसावट भी गांव की तुलना में नगर में अधिक व्यवस्थित होती थी। एक बड़ी जनसंख्या गैर कृषि कार्य से संबंधित थी। नगर में शिल्पी, कारीगर, व्यापारिक, श्रमिक एवं शासक वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी। चौथा, एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। सुव्यवस्थित नगरीय जीवन की संचालन के लिए आवश्यक हो जाता था। एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति सुव्यवस्थित नगरीय जीवन के संचालन के लिए यह आवश्यक हो जाता था। लिपि का प्रचलन एवं लेखन कला प्रशासनिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। लिपि का प्रचलन एवं लेखन कला प्रशासनिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। सांस्कृतिक विविधता गांव की तुलना में नगर में भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लोग होते थे। नगर निर्माण योजना किस प्रकार विलक्षण है? हड़प्पा सभ्यता न केवल प्राचीनतम सभ्यताओं में एक थी, बल्कि उसकी नगर निर्माण योजना न केवल समकालीन विश्व अपितु कुछ हद तक परवर्ती काल में भी दुर्लभ रही। हड़प्पाई नगर निर्माण योजना न केवल समकालीन सभ्यताओं के समक्ष बल्कि परवर्ती कालीन नगरीय के लिए भी चुनौती है। इसके निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू हैं। नगर निर्माण योजना में एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न। अगर हम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा जैसे नगरों पर नजर डालते हैं तो उसमें एक प्रकार की एकरूपता का प्रयास दिखता है। अगर हम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा जैसे नगरों पर नजर डालते हैं तो उसमें एक प्रकार की एकरूपता का प्रयास दिखता है, अर्थात पश्चिमी भाग में दुर्ग क्षेत्र और पूर्वी भाग में निचले नगर जिसमें जनसामान्य निवास करते थे। फिर दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर के बीच एक प्रकार का विभाजन बनाए रखने का प्रयास किया गया था। क्षेत्रीय विविधता परंतु एकरूपता के प्रयास के बावजूद भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कारक के दबाव में क्षेत्रीय विविधता भी दिखती है, अर्थात कालीबंगा में पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग, लोथल और सुरकोतदा में दुर्ग क्षेत्र और निचले शहर के बीच विभाजन नहीं होता और धौलावीरा जैसे क्षेत्र का 3 भागों में यथा दुर्ग क्षेत्र, मध्यवर्ती नगर और निचले नगर के बीच विभाजन। क्षेत्र विविधता क्या थी? एकरूपता के प्रयास के बावजूद भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी कारक के दबाव में क्षेत्र विविधता भी दिखती है। एकरूपता के प्रयास के बावजूद भौगोलिक स्थिति के भौगोलिक और जलवायु स्थिति के हिसाब से या दबाव में क्षेत्र विविधता भी दिखती है, अर्थात कालीबंगा में पक्की ईंटों की जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग, लोथल और सुरकोतदा में दुर्ग क्षेत्र और निचले शहर के बीच विभाजन नहीं होता। लोथल और सुरकोतदा में दुर्ग क्षेत्र और निचले शहर के बीच विभाजन नहीं होना और धौलावीरा जैसे क्षेत्र का 3 भागों में यथा दुर्ग क्षेत्र, मध्यवर्ती नगर और निचले नगर के बीच विभाजन। सड़क, गलियां और नालियों को सुव्यवस्थित रूप में स्थापित करना। इस सभ्यता के
सभ्यता में जल का उत्तम प्रबंधन दिखता है तथा सड़कों का निर्माण भी व्यवस्थित रूप में किया गया था। मकान के निर्माण में भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि मकान की कम से कम एक दीवार गली की नाली से सटी हुई हो, ताकि जल निकासी में व्यवधान न हो, और फिर गली की नाली मुख्य सड़क की नाली से मिली हुई थी, जिसकी सफाई के लिए नरमोखे का प्रबंध था। शासन वर्ग का समतामूलक दृष्टिकोण। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया शासक वर्ग का समतामूलक दृष्टिकोण। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया के शासक वर्ग के विपरीत, जिन्होंने क्रमशः पिरामिड एवं जिगुरत जैसे राजकीय स्थापना के निर्माण पर बहुत अधिक खर्च किया था, जबकि जनसामान्य झोपड़ी और कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। हड़प्पाई लोगों ने सार्वजनिक भवन पर बहुत कम खर्च किया, वहीं जनसामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। शासक वर्ग का गौरव देखते हैं। शासक वर्ग का समतामूलक दृष्टिकोण। समकालीन मिस्र मेसोपोटामिया के शासक वर्ग के विपरीत, जिन्होंने क्रमशः पिरामिड और जिगुरत जैसे राजकीय स्थापना के निर्माण पर अत्यधिक खर्च किया था, जबकि जनसामान्य झोपड़ी एवं कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। हड़प्पाई लोगों ने सार्वजनिक भवन पर बहुत कम खर्च किया, वहीं जनसामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। जल संभरण की दिशा में प्रयास। धौलावीरा से प्राप्त जलाशय इस बात की ओर संकेत करता है कि हड़प्पाई लोगों ने नगरों में जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया। जल संभरण की दिशा में प्रयास। 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 धौलावीरा से प्राप्त जलाशय इस बात की ओर संकेत करता है कि हड़प्पाई लोगों ने नगरों में जल प्रबंधन की दिशा में भी प्रयास किया था। नगरीकरण के उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक। नगरीकरण के उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक। हड़प्पाई नगरीकरण के उद्भव को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक थे। हड़प्पाई नगरीकरण के उद्भव को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारण थे। पहला है कृषि अधिशेष। उत्तर पश्चिम के जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में लोग अपनी आवश्यकता से अधिक अनाजों का उत्पादन करने लगे। कृषि अधिशेष ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया तथा फिर कारीगरों की एक बड़ी संख्या एवं नगरीय जनसंख्या की अनाजों की आवश्यकता पूरी हो सकी। फिर कृषि अधिशेष का उपयोग व्यापारिक वस्तु के रूप में भी होने लगा। दूसरा है शिल्प एवं कारीगरी। इस काल में कारीगरी के क्षेत्र में व्यापक प्रगति देखी गई, यथा मृत भांड निर्माण, पत्थर, तांबे और कांचे के उपकरणों का निर्माण, आभूषणों का निर्माण, हाथी दांत एवं शिल्प के काम। शिल्प गतिविधियों को देखते हुए शिल्प के क्षेत्र में विशेषीकरण हुआ और फिर एक क्षेत्र का शिल्प का दूसरे क्षेत्र के शिल्पियों से संपर्क सूत्र कायम हुआ। व्यापार। तीसरा है व्यापार। कृषि एवं कारीगरी के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। व्यापारिक वस्तुओं में कृषि और शिल्प उत्पाद दोनों होते थे तथा हड़प्पाई लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर और भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दोनों ही क्षेत्रों से संपर्क सूत्र कायम किया। चौथा, एक धनी वर्ग की उपस्थिति। कृषि एवं कारीगरी के क्षेत्र के विकास ने एक धनी वर्ग या संपन्न वर्ग के उद्भव को संभव बनाया। उस वर्ग ने वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि एक सक्षम शासक वर्ग के द्वारा
कर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से संसाधनों का दोहन किया जाता होगा और इसी वर्ग के द्वारा व्यापार को संरक्षण दिया जाता होगा। छठा है एक पुरोहित वर्ग की उपस्थिति। दूरवर्ती क्षेत्रों से अधिशेष के संग्रह में पुरोहित वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूरवर्ती के क्षेत्रों से अधिशेष के संग्रह में पुरोहित वर्ग की भी भूमिका को महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संभावना को भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते। फेयर सर्विस नामक विद्वान ने इस संभावना की ओर संकेत किया। अब हेडिंग है और नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है उन्नत नगर निर्माण योजना। उन्नत नगर निर्माण योजना एक। दूसरा है एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति एवं लेखन कला का प्रयोग। तीसरा है उन्नत व्यापार। चौथा है सांस्कृतिक विविधता। इसका संभावना क्या है? आर्थिक संरचना अथवा जीविकोपार्जन के साधन। आर्थिक संरचना अथवा जीविकोपार्जन के साधन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उपजीविका की परिकल्पना की जा सकती है, क्योंकि यहाँ यह सभ्यता विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इस सभ्यता की परिधि में विकास के कई स्तर थे। इस सभ्यता की परिधि में विकास के कई स्तर थे। इस सभ्यता से जुड़े हुए लगभग 1000 से अधिक स्थल प्रकाश में आए हैं। इनमें अधिक से अधिक 10 से 11 स्थलों को नगर का दर्जा दिया जा सकता है, बाकी ग्रामीण स्थल ही है। हड़प्पा स्थलों पर दृष्टिपात करने पर हमें हड़प्पाई लोगों के जीविकोपार्जन में विविधता दिखती है। इस काल में हम निम्नलिखित उपजीविका पाते हैं। शिकार एवं पशुपालन। हड़प्पाई स्थलों से विभिन्न जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें पालतू एवं जंगली दोनों प्रकार के पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। दूसरा है, पहला था शिकार एवं पशुपालन, दूसरा है कृषि। हड़प्पा सभ्यता में कृषि उन्नत अवस्था में थी। जलोढ़ मिट्टी, लकड़ी के हल, पत्थर, तांबे और कांसे के उपकरण तथा फसलों की विविधता आदि के माध्यम से एक बेहतर कृषि अधिशेष उत्पन्न किया गया, जिससे आगे का परिवर्तन संभव हुआ। अतः इस सभ्यता के अंदर एक बड़ी कृषक जनसंख्या। तीसरा है शिल्प एवं कारीगरी। उन्नत शिल्प एवं कारीगरी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। लोथल एवं चान्हूदड़ो, मनका निर्माण, लोथल से हाथी दांत के काम, मोहनजोदाड़ो सीप के काम आदि के लिए प्रसिद्ध था। अतः शिल्प एवं कारीगरी भी जीविकोपार्जन का माध्यम था। व्यापार। उन्नत व्यापार हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार था। उन्नत व्यापार हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार था। कच्चे माल एवं विलासिता संबंधी सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाता। अतः इस सभ्यता के अंतर्गत व्यापारियों की भी बेहतर संख्या थी। पांचवा है निर्माण कार्य। पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में इतने बेहतर पैमाने पर निर्माण कार्य किया जाता। इसके तहत सार्वजनिक भवन एवं निवास वाले मकान दोनों का निर्माण किया जाता। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को लगाया जाता। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से श्रमिक आवास का प्रमाण प्राप्त। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से श्रमिक आवास का प्रमाण प्राप्त। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत व्यापार। उन्नत व्यापार हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण का कारण एवं परिणाम दोनों था। उन्नत व्यापार हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण का कारण एवं परिणाम दोनों था। व्यापार को प्रेरित करने वाले कारक। शिल्पियों को कच्चे माल एवं नगरीय जनसंख्या को अनाज की जरूरत। एक संपन्न वर्ग के द्वारा विलासिता संबंधी सामग्रियों की मांग। व्यापक कृषि अधिशेष। शिल्प एवं कारीगरी का विकास। बेहतर यातायात यथा गाड़ी, हड़प्पा में नाव, मोहनजोदाड़ो की मुहर। सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। लेखन कला, मानक मापतौल की विधि। हेडिंग है सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। लेखन कला, मानक मापतौल की विधि। शासक वर्ग का
व्यापारिक संरचना देखिए, ग्राम एवं नगर के बीच, नगर एवं नगर के बीच, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत, उपमहाद्वीप से बाहर ऐसे व्यापार हुआ था। ग्राम एवं नगर के बीच हुआ था। अनाज तथा कृषि उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जाता था। नगर एवं नगर के बीच लोथल, मोहनजोदड़ो, नागेश्वर, हड़प्पा आदि में हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत राजस्थान, कर्नाटक, बिहार आदि में। उपमहाद्वीप से बाहर देखिए, पारस की खाड़ी, फलक्का, बहरीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, मध्य एशिया तक हुआ था। आयात निर्यात की प्रमुख मदें क्या क्या है? क्या क्या आयात की गई प्रमुख मदें हैं? क्या क्या निर्यात की गई प्रमुख मदें हैं? आयात में देखिए, सोना कोलार कर्नाटका से आयात होता था। तांबा राजस्थान से होता था आयात। चांदी मेसोपोटामिया से होता था। लाजवर्द मणि अफगानिस्तान में बदख्शा से, फिरोजा ईरान से होता था। निर्यात में अनाज होता था। निर्यात इसी अनाज में कपास, सीप एवं हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत से जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी वो निर्यात होता था। लाजवर्द मणि, सोना, तांबा, आबनूस की लकड़ी आदि निर्यात होते थे। व्यापार का नगर संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार का नगर संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने नगरीय ढांचा पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। वैसे क्षेत्र में भी जो कृषि के दृष्टिकोण से विकसित नहीं थे, उन्नत नगरों का विकास संभव हुआ। उदाहरण के लिए बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर एवं सुतका कोह। देखिए, बलूचिस्तान के जो सुतका गेंडोर एवं सुतका कोह है, वहाँ कोई व्यापार से ही वहाँ विकास हुआ, वहाँ कृषि नहीं होता था क्योंकि सब पहाड़ी और पथरी इलाका है। राजनीतिक संरचना, मुख्य हेडिंग है राजनीतिक संरचना क्या थी हड़प्पा सभ्यता की। देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में शासक वर्ग के स्वरूप एवं उसकी विचारधारा के विषय में उनकी जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में शासक वर्ग के स्वरूप एवं उसकी विचारधारा के विषय में उनकी जानकारी प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। वस्तुतः पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित संभावनाएं व्यक्त की जाती है। वस्तुतः पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित संभावनाएं व्यक्त की जाती है। देखिए, मेसोपोटामिया के मॉडल पर आरंभ में एक पुरोहित राजा की परिकल्पना की गई। पहला है, मेसोपोटामिया के मॉडल पर आरंभ में एक पुरोहित राजा की परिकल्पना की गई, परंतु इस क्षेत्र में मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं मिली। दूसरा, न ही हम मिस्र की तरह किसी निरंकुश सत्ता की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि मिस्र की पिरामिड की तरह यहाँ कोई राजकीय स्मारक नहीं दिखता। दूसरा है, न ही हम मिस्र की तरह किसी निरंकुश सत्ता की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि मिस्र की पिरामिड की तरह यहाँ कोई राजकीय स्मारक नहीं दिखता। तीसरा है, नगर निर्माण योजना तथा भवनों एवं मकानों के निर्माण के आधार पर इस प्रकार की एक अवधारणा विकसित की जा रही है कि जो कोई भी सरकार हो वह सक्षम थी, व्यापार समर्थक थी तथा दृष्टिकोण भी अपेक्षाकृत समतामूलक था, क्योंकि उसने सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर कम और सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने पर अत्यधिक खर्च किया। तीसरा है, नगर निर्माण योजना तथा भवनों एवं मकानों के निर्माण के आधार पर इस प्रकार एक अवधारणा विकसित की जा रही है कि जो कोई भी सरकार थी वो सक्षम थी, व्यापार की समर्थक थी तथा दृष्टिकोण भी अपेक्षाकृत समतामूलक था, क्योंकि उसने सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर कम और जन सामान्य के जीवन को स्तर को ऊंचा उठाने पर अधिक खर्च किया था। चौथा, यह भी विवाद का विषय है, यह एक बृहद हड़प्पाई साम्राज्य था जिसके कई केंद्र थे, अथवा एक कोई राज्यों का समूह था जो विकास के खास स्तर पर थे। हाल में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ही परिकल्पना की जा रही है, यद्यपि यह गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझा पाई है। चौथा देखिए फिर से, यह भी विवाद का विषय है, यह एक बृहद हड़प्पाई साम्राज्य था जिसके कई केंद्र थे, अथवा एक कोई राज्यों का समूह था जो विकास के
खास स्तर पर थे। हाल में विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ही परिकल्पना की जा रही है। यद्यपि यह गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझ पाई है। देखिए, सामाजिक संबंध क्या थे हड़प्पा काल के, हड़प्पा सभ्यता के। उसी प्रकार साहित्यिक साक्ष्य अभाव में हमें सामाजिक संबंधों की स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाती, परंतु हड़प्पाई नगरी सभ्यता जितनी विकसित अवस्था में थी, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि हड़प्पाई समाज विभाजित रहा होगा। उसमें पर्याप्त जटिलता थी। एक मुहर पर युद्ध का चित्र, योद्धा वर्ग मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले साधु की प्रस्तर की मूर्ति तथा मोहनजोदाड़ो का महास्नानागार, साथ ही कालीबंगा और लोथल के हवन कुंड एवं पुरोहित वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। दुर्ग क्षेत्र शासक वर्ग की उपस्थिति को, कृषि शिल्प व्यापार कृषक शिल्प और व्यापारी वर्ग की उपस्थिति को तथा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त श्रमिक आवास श्रमिक वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। पहले मुहर मूर्तियां आदि को आधार बनाकर मातृसत्तात्मक समाज की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि उसे पूजा से जोड़कर देखा गया था। परंतु वर्तमान में मानव शास्त्र स्तर को स्वीकार नहीं करता, अर्थात स्त्री पूजा को महिलाओं की बेहतर स्थिति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसलिए पुरुष प्रधान समाज की मान्यता ही प्रचलित है। यद्यपि हाल में हरियाणा की राखीगढ़ी में जो खुदाई की गई है, उसमें कुछ प्रभावशाली महिलाओं के कब्र मिले हैं, जो दर्शाता है कि उस समय के समाज में उनका महत्व रहा होगा, फिर भी उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिर इसको देख लेते हैं सामाजिक संबंध को एक बार और। देखिए, उसी प्रकार साहित्यिक साक्ष्य की अभाव में हमें राजनीतिक संरचना के ही अनुसार साहित्यिक साक्ष्य की अभाव में हमें सामाजिक संबंधों की स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाती, परंतु हड़प्पाई नगरीय सभ्यता जितनी विकसित अवस्था में थी, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि हड़प्पाई समाज विभाजित रहा होगा। उसमें पर्याप्त जटिलता थी। एक मुहर पर एक योद्धा का चित्र, योद्धा वर्ग मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले साधु की प्रस्तर की मूर्ति, मोहनजोदाड़ो का महास्नानागार, साथ ही कालीबंगा और लोथल के हवन कुंड एवं पुरोहित वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग की उपस्थिति को, कृषि शिल्प व्यापार कृषक शिल्प और व्यापारी वर्ग की उपस्थिति को तथा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त श्रमिक आवास और श्रमिक वर्ग की उपस्थिति को दर्शाता है। पहले मुहर मूर्तियां आदि को आधार बनाकर मातृसत्तात्मक समाज की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि उसे पूजा से जोड़कर देखा गया था। पहले मुहर मूर्तियां आदि को आधार बनाकर मातृसत्तात्मक समाज की परिकल्पना की गई थी, क्योंकि उसे पूजा से जोड़कर देखा गया था। परंतु वर्तमान में मानव शास्त्र स्तर को अस्वीकार नहीं करता, अर्थात स्त्री पूजा को महिलाओं की बेहतर स्थिति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की मान्यता ही प्रचलित है। यद्यपि हाल में हरियाणा की राखीगढ़ी में जो खुदाई की गई है, उनमें कुछ प्रभावशाली महिलाओं के कब्र मिले हैं, जो दर्शाता है कि उस समय के समाज में उनका महत्व रहा होगा, फिर भी उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के रिलीजन धर्म के बारे में देखेंगे। इसको दो भागों में बांट कर देखते हैं। तत्व चिंतन यानी दार्शनिक पक्ष, अनुष्ठानिक पक्ष यानी कर्मकांड या आचरण। देखिए, धर्म में दो है, तत्व चिंतन के हिसाब से देखेंगे दार्शनिक पक्ष, और दूसरा है अनुष्ठानिक पक्ष, कर्मकांड या आचरण। देखिए, साहित्यिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में हमें हड़प्पा सभ्यता के धर्म में तत्व चिंतन अथवा दार्शनिक पक्ष का ज्ञान नहीं हो पाता। साहित्यिक शास्त्र की अनुपस्थिति में हमें हड़प्पा सभ्यता के धर्म में तथा तत्व चिंतन अथवा दार्शनिक पक्ष का ज्ञान नहीं हो पाता है, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसके अनुष्ठानिक पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके निम्नलिखित पहलू हैं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हमें उससे के अनुष्ठानिक पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके निम्नलिखित पहलू हैं।
देखिए पहला बहुदेववाद अर्थात एक से अधिक देवताओं की उपासना यथा। पहला है बहुदेववाद अर्थात एक से अधिक देवताओं की उपासना यथा पशुपत शिव की पूजा मोहनजोदाड़ो से। पशुपत शिव की पूजा मोहनजोदाड़ो से पशुपत शिव की पूजा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर जल पूजा मुहाना स्नानागार। अग्नि पूजा लोथल और कालीबंगा अग्नि पूजा लोथल और कालीबंगा से। वहीं देवी पूजा मृद मूर्तियां टेराकोटा फिगर मोहर। वृक्ष पूजा पशु पूजा भाग पूजा आदि। धर्म में भी स्त्री तत्वों की प्रधानता तथा यथा मृद मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकन। धर्म में भी स्त्री तत्वों की प्रधानता तथा मृद मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकन। उत्पादक शक्ति की उपासना तथा यथा पुरुष एवं महिला। उत्पादक शक्ति की उपासना यथा पुरुष एवं महिला। पुरुष एवं महिला प्रजनन अंगों की पूजा। पृथ्वी पूजा हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर महिला के गर्भ से निकलता हुआ एक वृक्ष। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर पर महिला के गर्भ से निकलता हुआ एक वृक्ष। चौथा मूर्ति पूजा का संबंध भक्ति की भावना से भी हो सकता है। बच्चों के गले में ताबीज का साक्ष्य जीववाद का उदाहरण। ऐसा पांचवा है बच्चों के गले में ताबीज का साक्ष्य जीववाद का उदाहरण। छठा ऐसा माना जा सकता है कि हड़प्पाई धर्म का तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में घुल मिल गया है तथा आगे चलकर तथाकथित विवादास्पद हिंदू धर्म के विकास में भी योगदान दिया। ऐसा माना जा सकता है कि हड़प्पाई धर्म का तत्व भारतीय धार्मिक जीवन में घुल मिल गया है तथा आगे चलकर तथाकथित विवादास्पद हिंदू धर्म के विकास में भी अपना योगदान किया। कला विज्ञान एवं शिल्प के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के कला विज्ञान एवं शिल्प के बारे में देखते हैं। आरंभ में हड़प्पाई लोगों की कला एवं शिल्प संबंधी उपलब्धियों को बहुत कम करके देखा जाता था। ऐसा माना जाता रहा था कि मेसोपोटामिया की तुलना में हड़प्पा सभ्यता में कला एवं शिल्प पिछड़ी रही थी। हड़प्पाई कला में प्रचुरता एवं विविधता की कमी रही थी, परंतु नवीन शोधों के आधार पर यह धारणा खंडित हो चुकी है और अब यह माना जाने लगा है कि हड़प्पाई लोगों ने प्रचुर मात्रा में कलात्मक उत्पाद पैदा किए हैं। जैसे पहला मुहर सेलखड़ी से निर्मित बेहतर किस्म के वर्गाकार आयताकार मुहरों का निर्माण किया गया और उन पर पशु आकृति और लिपि उत्कर की गई। मुहर में सेलखड़ी से निर्मित बेहतर किस्म के वर्गाकार आयताकार मुहरों का निर्माण। सेलखड़ी से निर्मित बेहतर किस्म के वर्गाकार एवं आयताकार मुहरों का निर्माण किया गया और उन पर पशु आकृति एवं लिपि उत्कीर्ण की गई। पशु आकृति एवं लिपि उत्कीर्ण की गई मुहरों में। दूसरा है मनका। मनका का उपयोग गले के आभूषण की तरह होता। मनका का उपयोग गले के आभूषण के रूप में तरह होता। मनका का उपयोग गले के आभूषण की तरह होता। यह भी सेलखड़ी से निर्मित किया गया। यद्यपि कुछ मन के कीमती धातु के भी बनाए गए। ताम्र एवं कांस्य कला। तीसरा है ताम्र एवं कांस्य कला। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया गया। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हमें तांबे और कांसे से निर्मित पशु एवं मानव की मूर्तियां मिलती है। इनमें जानवरों की नर्तकी। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया गया। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से हमें तांबे और कांसे में निर्मित पशु एवं मानव निर्मित मूर्तियां मिलती हैं। चौथा है प्रस्तर कला। हड़प्पाई लोगों की तरह प्रस्तर की भी बेहतर मूर्तियां बनाई गई। यद्यपि आज वे मूर्तियां हमें खंडित अवस्था में मिलती हैं। इनमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाली साधु की मूर्ति तथा हड़प्पा से प्राप्त दो मूर्तियां जिनमें मानव शरीर संरचना का ज्ञान होता है। मानव शरीर संरचना का ज्ञान होता।
5वां मृण्ड मूर्तियाँ। आग में पकाकर कच्ची मिट्टी के बड़ी संस्था में पशु पक्षी एवं मानव की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। आग में पकाकर कच्ची मिट्टी के बड़ी संख्या में पशु पक्षी एवं मानव की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस मूर्तियों का उपयोग या तो पूज्य प्रतिमा के रूप में होती होगी या बच्चों के खिलौने के रूप में, यद्यपि नवीन शोधों के हिसाब से यह ज्ञात होता है इनका उपयोग कुलीन लोगों के द्वारा घरों को सजाने के लिए भी होता होगा। यद्यपि नवीन शोधों से ये भी पता चलता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कुलीन वर्गों के द्वारा इनके घर को शोभा बढ़ाने के लिए, सजाने के लिए भी होता होगा। छठा है विज्ञान एवं शिल्प। हड़प्पाई लोग विकास की जिस अवस्था में पहुंच चुके थे वह विज्ञान एवं तकनीकी विकास के बिना संभव नहीं था। हड़प्पाई लोग विकास की जिस अवस्था में पहुंच चुके थे वह विज्ञान एवं तकनीकी विकास के बिना संभव नहीं था। सातवां गणित के क्षेत्र में उन्हें गणना का बेहतर ज्ञान था और गणना में वह 16 तथा गुणक का प्रयोग करते थे। उन्हें गणना का बेहतर ज्ञान था और गणना में वह 16 तथा उनके गुणक का प्रयोग करते थे। उन्हें अंकमाला की ज्ञान था, उन्हें अंकमाला का ज्ञान था। उन्हें गणित के क्षेत्र में उन्हें गणना का बेहतर ज्ञान था, उन्हें गणना का बेहतर ज्ञान था और गणना में वह 16 तथा उनके गुणक का प्रयोग करते थे। 16 तथा उनके गुणक के प्रयोग करते थे। उन्हें अंकमाला का ज्ञान था। 8वां खगोल शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने नक्षत्रों का ज्ञान था। एक हड़प्पाई मुहर पर 7 लकीरें अंकित है। उन्हें तांबे और कांसे की ढलाई का ज्ञान था। तथा मूर्तियों के निर्माण में द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे। उन्हें तांबे एवं कांसे की ढलाई का ज्ञान था तथा मूर्तियों के निर्माण में द्रवी मोम विधि का प्रयोग करते थे। उनकी मापन विधि विकसित अवस्था में थी तथा संभवतः फीट एवं क्यूबिक का ज्ञान था, जो उनकी नगर निर्माण योजना से भी झलकता है। लोथल और कालीबंगा नामक स्थल से चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की सर्जरी की सूचना प्राप्त होती है। लोथल और कालीबंगा नामक स्थल से चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की सर्जरी की सूचना प्राप्त होती है। लोथल और कालीबंगा नामक स्थान से चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की सर्जरी की सूचना प्राप्त होती है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हड़प्पाई लोगों की उपलब्धियां क्या क्या है देखते हैं। तांबे और कांसे की ढलाई उन्होंने सीख लिया था। प्रस्तर तांबे एवं कांसे के बेहतर किस्म के उपकरणों का निर्माण। एवं कांसे के बेहतर किस्म के उपकरणों का निर्माण, उदाहरण के लिए सिंह के सुखपुर एवं रोहड़ी से प्रस्तर के उपकरण बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य। सिंध के सुखपुर एवं रोहड़ी से प्रस्तर के उपकरण बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य। सिंध के सुखपुर एवं रोहड़ी से प्रस्तर के उपकरण बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य। सिंध के सुखपुर एवं रोहड़ी से प्रस्तर के उपकरण बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य। सिंध के सुखपुर एवं रोहड़ी से प्रस्तर के उपकरण बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल एवं चानुदड़ो, अगला है लोथल एवं चानुदड़ो मन का निर्माण का केंद्र माना। बालाकोट और नागेश्वर शंख की चूड़िया निर्माण का केंद्र। लोथल एवं चानुदड़ो मन का निर्माण का केंद्र, बालाकोट एवं नागेश्वर शंख की चूड़िया निर्माण का केंद्र। लोथल हाथी दांत के काम के लिए प्रसिद्ध। मोहनजोदाड़ो सीप के काम के लिए प्रसिद्ध। सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का निर्माण मोहनजोदाड़ो से चांदी के एक जार बर्तन को सूती वस्त्र से लिपटे होना प्रमाण। सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन शब्द का अर्थ क्या है यह देखेंगे। पतन किसके स्वरूप में देखना है, पतन की व्याख्या के क्रम में क्या संभावना है इसके बारे में देखना। पतन की व्याख्या के क्रम में क्या संभावनाएं हो सकती है, तो कई भागों में इस बात कर देखते हैं। जैसे आर्य आक्रमण की वजह से पतन, बाह्य आक्रमण की वजह से पतन, जलवायु और पर्यावरण संबंधी कारक, राजनीतिक कारक और सामाजिक कारक। आर्य आक्रमण में सबसे कम संभावना होती है, जबकि आवश्यक साक्ष्यों की कमी भी है इसमें। पतन के कारण के बजाय
परिणाम अधिक महत्व रखता है। बाढ़ जलवायु परिवर्तन वाले में बाढ़ अथवा जल उत्प्लावन, सूखा एवं पर्यावरणीय असंतुलन और राजनीतिक और सामाजिक कारक के अंतर्गत है। संभावित भूमिका किंतु साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में ज्ञात नहीं। अधिकतम संभावना, कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं। अधिकतम संभावना क्या हो सकती है? अधिकतम संभावना है बाह्य आक्रमण और जलवायु परिवर्तन, ज्यादा संभावना इसी पे है, किसी की वजह से पतन हुआ है। कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं। पतन शब्द का अर्थ क्या है? आइए देखते हैं पतन शब्द का अर्थ क्या है। पतन शब्द का अर्थ क्या है? परंपरागत रूप में पतन शब्द का अर्थ लगाया जाता था सभ्यता की समाप्ति, परंतु 1960 के पश्चात मलिक एवं ग्रेगरी पासेल जैसे विद्वानों ने इस शब्द को चुनौती देते हुए इसका अर्थ लगाया रूप परिवर्तन, अर्थात सभ्यता का नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में आ जाना। सभ्यता का नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में आ जाना। वर्तमान में इस चरण को प्रवर्ती यानी विनगरीकरण हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया जाता है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां थी 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, जो ग्रामीण चरण थी। हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जो कि नगरीय चरण थी। और उसके बाद तीसरा परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी, ये ग्रामीण चरण थी। पतन की व्याख्या के क्रम में क्या संभावना है? यह बात तो लगभग निश्चित हो चुकी है। सभ्यता के पतन का अर्थ है इसकी ग्रामीण अवस्था में पहुंचना, परंतु किस कारण से यह इस अवस्था में पहुंच गई, इस मुद्दे पर मतभेद है। आर्य आक्रमण की संभावना पहला दुखद पहलू, यह उस विचार को सबसे अधिक लोकप्रियता जिसकी सबसे कम संभावना। आर्य आक्रमण की अवधारणा मार्टिमर व्हीलर के द्वारा प्रतिपादित हुआ। आर्य आक्रमण की अवधारणा मार्टिमर व्हीलर के द्वारा प्रतिपादित हुआ। साक्ष्य मुख्यतः साहित्यिक ऋग्वेद में वर्णित हरयूपिया, हड़प्पा तथा पुरंदर किले का भंजक इंद्र। विरोधी विचार खंडन। साहित्यिक साक्ष्य प्रमाणित नहीं क्योंकि ऋग्वेद के लेखन की तिथि स्पष्ट नहीं। विरोधी विचार तथा खंडन। साहित्यिक साक्ष्य प्रमाणित नहीं क्योंकि ऋग्वेद के लेखन की तिथि स्पष्ट नहीं। पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त 26 नरकंकाल, जिस पर तेज पैने अस्त्रों के घाव हड़प्पा से कब्रगाह, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य पर्याप्त नहीं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नरकंकाल यह किसी एक काल की नहीं, फिर इनकी संख्या भी अपर्याप्त। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नरकंकाल किसी एक काल की नहीं, फिर इनकी संख्या भी अपर्याप्त। बी दुर्ग क्षेत्र से आक्रमण का साक्ष्य नहीं। कार्बन डेटिंग के आधार पर कब्रगाह बात का प्रमाणित। बाह्य आक्रमण का सिद्धांत। बाह्य आक्रमण का अर्थ केवल आर्य आक्रमण नहीं लगाया जाना चाहिए। आर्यों से पृथक किसी दूसरे समुदाय के आक्रमण की संभावना हो सकती है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पा समृद्ध नगरीय क्षेत्र के आसपास कई अविकसित समुदाय स्थापित हुए, जो हड़प्पा सभ्यता के समृद्ध नगरों एवं उनके संसाधनों की ओर आकर्षित हुए होंगे। बलूचिस्तान एवं राजस्थान के क्षेत्र से अग्निकांड के साक्ष्य इस ओर संकेत करते हैं, परंतु यह स्थिति तब उत्पन्न होगी जब हड़प्पा सभ्यता के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी तथा उसकी सुरक्षात्मक प्रणाली कमजोर हो गई थी। अतः यह कारण की तुलना में परिणाम अधिक। उसके बाद देखेंगे जलवायु और पर्यावरणीय संबंधी कारक। जलवायु और पर्यावरणीय संबंधी कारक देखिए, बाढ़ अथवा उत्प्लावन। पहला ही बाढ़ अथवा उत्प्लावन। जॉन मार्शल के द्वारा मोहनजोदाड़ो नामक स्थल से लगभग 7 बार बाढ़ आने का प्रमाण एवं एस.आर. राव के द्वारा लोथल एवं भगत राव से बाढ़ का प्रमाण। बी है एम.आर. साहनी तथा अमेरिकी जल वैज्ञानिक R.L.
राइक्स के द्वारा विवर्तनिक विक्षोभ अथवा भूकंप को बताया जाना और इस बात की ओर संकेत करना कि एक स्थल पर लंबे समय तक जल का रुका होना। तो दूसरा है सूखा एवं पर्यावरणीय असंतुलन। सूखा एवं पर्यावरणीय असंतुलन। एस.टी. लैम्ब्रिक जैसे विद्वान बाढ़ के तर्क से सहमत नहीं, बल्कि उनका संकेत सूखा की ओर और इस कारण नदी का मार्ग परिवर्तन अर्थात सिंधु नदी के बहाव को मोहनजोदाड़ो से दूर हो जाना तथा सतलज एवं यमुना नदी बहाव जो घग्गर की सहायक नदी हुआ करती थी दूसरी दिशा में बह गई। एयर सर्विस जैसे विद्वान एवं मानते हैं कि अपने नागरिक जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए हड़प्पाई लोगों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। इस कारण से पर्यावरणीय असंतुलन हो गया। गुरदीप सिंह नामक वनस्पति शास्त्री ने सांबर, डिडवाना एवं पुष्कर झील में परागों का अध्ययन कर वर्षा की कम होती हुई मात्रा की ओर संकेत किया। राजनीतिक कारक एवं सामाजिक कारक। राजनीतिक कारक एवं सामाजिक कारक। जिस प्रकार नगरी के उद्भव में राजनीतिक और सामाजिक कारक की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पतन के कारण में भी उनकी भूमिका को नकारना संभव नहीं। राजनीतिक कारक से तात्पर्य एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति। राजनीतिक कारक से तात्पर्य एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति और सामाजिक कारक का अर्थ एक ऐसे उद्यमशील और प्रभावी वर्ग का उद्भव। सामाजिक कारक का अर्थ एक ऐसे उद्यमशील और प्रभावी वर्ग का उद्भव जो आर्थिक गतिविधियों में विशेष रुचि लेता हो। परंतु इन कारकों की भूमिका का ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्य से नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें साहित्यिक साक्ष्य की आवश्यकता होगी जो हमें उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त सीमाओं के बीच हमें पतन के संबंध में अधिकतम संभावना क्या दिखती है? पतन के कालानुक्रम में अंतर होना। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो जैसे स्थल का पतन लगभग 2100 ईसा पूर्व तक, जबकि बनावली और कालीबंगा का लगभग 1800 ईसा पूर्व तक। पतन के स्वरूप में अंतर। मोहनजोदाड़ो के अंत से पहले बुढ़ापे का चिन्ह, जबकि बनावली और कालीबंगा का अंत पूर्ण यौवन काल में। इसलिए अधिकतम संभावना यह है कि पृथक स्थल के लिए पृथक कारण उत्तरदायी हो सकता है। इसका विस्तार एक बड़े क्षेत्र में पश्चिम में बलूचिस्तान के मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में ऊपरी गंगा दोआब तक। इसलिए विभिन्न स्थलों को पृथक भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। ये बीच में प्रश्न है तो इसको छोड़ेंगे। रिवीजन के लिए क्या ही करेंगे प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के पतन। भारतीय उपमहाद्वीप पर पतन का प्रभाव। भारतीय उपमहाद्वीप पर पतन का क्या प्रभाव पड़ा? हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता क्या? हड़प्पा सभ्यता का महत्व एवं विरासत। क्या हड़प्पा सभ्यता जीवित रही और अगर हाँ तो कैसे? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति अर्थ एवं तात्पर्य देखना है। हड़प्पा सभ्यता से निरंतरता, हड़प्पा सभ्यता से परिवर्तन, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का महत्व। हड़प्पा सभ्यता के पतन का भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव। हड़प्पा सभ्यता के पतन का भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में जनसंख्या का प्रवास पूरब और दक्षिण की ओर था। हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में जनसंख्या का प्रवास पूरब और दक्षिण की ओर था। इसका संभवतः एक महत्वपूर्ण कारण जलवायु संबंधी। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम में सिंध एवं चोलिस्तान क्षेत्र में बस्तियों की संख्या 174 से कम होकर 50, जबकि पूर्व में गंगा यमुना दोआब में बस्तियों की संख्या 31 से बढ़कर 130, गुजरात में लगभग 13 से बढ़कर 200।
दूसरा है इसमें हड़प्पाई सब जनसंख्या के प्रवास में संभवतः तांबे के ज्ञान को भी फैलाया। हड़प्पाई जनसंख्या के प्रवास ने संभवतः तांबे के ज्ञान को भी फैलाया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र प्रसारकालीन स्थलों की संख्या में व्यापक वृद्धि। हड़प्पाई जनसंख्या प्रवास ने संभवतः तांबे के ज्ञान को भी फैलाया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में तीसरा है हड़प्पा तांबे के अतिरिक्त अन्य प्रकार के तकनीकी ज्ञान का भी प्रसार यथा चमकीले लाल और काले मृद भांड, तीव्रगामी चाक, विभिन्न प्रकार के रबी एवं खरीफ फसलों का प्रसार। चौथा है हड़प्पाई सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का भी प्रसार हुआ, अर्थात हड़प्पाई धर्म वृक्ष पूजा, पशु पूजा, यज्ञ, जल पूजा आदि। हड़प्पाई सामाजिक एवं धार्मिक विचारों का भी प्रसार हुआ, अर्थात हड़प्पाई धर्म वृक्ष पूजा, पशु पूजा, यज्ञ, जल पूजा आदि। पांचवा हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही थी, इसलिए अनुमान किया जा सकता है कि हड़प्पाई लोगों के नगरीकरण के अनुभव का लाभ मध्य गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण को भी मिला होगा। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता। उत्तरजीविता से तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई, अपितु इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया और परिवर्तित रूप में आगे भी चलती रही, अतः किसी न किसी रूप में हड़प्पाई तत्व आगे भी जीवित रहा। उत्तरजीविता से तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता अचानक लुप्त नहीं हुई, अपितु उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया और परिवर्तित रूप में आगे भी चलती रही, अतः किसी भी न किसी रूप में हड़प्पाई तत्व आगे भी जीवित रहा। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का अर्थ एवं तात्पर्य। 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 परवर्ती हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की नागरिकोत्तर अवस्था थी। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की नागरिकोत्तर अवस्था थी, अर्थात यह सभ्यता ग्रामीण चरण में पहुंच गई। इसका क्षेत्रीय स्वरूप प्रकट हुआ। क्षेत्रीय स्वरूप प्रकट इसके स्थल निम्नलिखित क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। सिंध, दूसरा पश्चिम पंजाब और भावलपुर, तीसरा है पूर्वी पंजाब और हरियाणा, चौथा है गुजरात अथवा सौराष्ट्र, पांचवा है गंगा यमुना दोआब। परवर्ती हड़प्पा से संबंधित स्थल है सिंध, पश्चिम पंजाब और भावलपुर, पश्चिम पूर्व पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब और भावलपुर, पूर्वी पंजाब और हरियाणा, गुजरात अथवा सौराष्ट्र, गंगा यमुना दोआब। जहाँ हड़प्पा सभ्यता शब्द से एक मानक सभ्यता का बोध होता है, वहीं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति एक से अधिक संस्कृतियों का बोध कराता है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता से एक मानक सभ्यता का बोध होता है, वहीं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति एक से अधिक संस्कृतियों का बोध करता है। इसलिए इसे हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों का नाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा और भावलपुर में कबरगाह संस्कृति, चनहुदड़ो तथा आमरी में छूकर संस्कृति, सौराष्ट्र में लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति। चूंकि ये संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता की विरासत को ली हुई है, इसलिए इन्हें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता शब्द से एक मानव सभ्यता का बोध होता है, एक मानक सभ्यता का बोध होता है।
जहाँ हड़प्पा सभ्यता से एक मानव सभ्यता का बोध होता है, वहीं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति एक से अधिक संस्कृतियों का बोध कराता है। इसलिए इसे हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों का नाम दे सकते हैं। इसलिए इसे हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों का नाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा, भावलपुर में कब्रगाह यह संस्कृति, चानूदड़ो, आमरी में झूकर संस्कृति, सौराष्ट्र में लाल चमकीले मृत भांड संस्कृति आदि। चूंकि ये संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता की विरासत को ली हुई है, इसलिए इन्हें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच निरंतरता। हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के बीच निरंतरता। दोनों के बीच भौगोलिक क्षेत्र में समानता। दोनों के बीच भौगोलिक क्षेत्र में समानता। सीमित रूप में हड़प्पाई मुहर, मनका तथा चानूदड़ो एवं कब्रगाह यह संस्कृति के स्थल से हमें नाली के प्रयोग का भी साक्ष्य मिला। सीमित रूप में हड़प्पाई मुहर, मनका, चानूदड़ो एवं कब्रगाह संस्कृति के स्थल से हमें नाली के प्रयोग का भी साक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश में लाल किला, हरियाणा में भगवानपुरा। उत्तर प्रदेश में लाल किला, हरियाणा में भगवानपुरा आदि क्षेत्र हमें पक्की ईंटों का भी साक्ष्य मिलता है। कई परवर्ती हड़प्पाई स्थलों पर हड़प्पा काल के मकानों को तोड़कर उन सामग्रियों से मकान बनाने का साक्ष्य मिलता है। कई परवर्ती हड़प्पाई स्थलों पर हड़प्पा काल के मकानों को तोड़कर उन सामग्रियों से मकान बनाने का साक्ष्य मिलता है। सीमित रूप में दूरवर्ती व्यापार भी कायम रहे थे। गुजरात में बेट द्वारका, राजस्थान में कुड़वाला, महाराष्ट्र में दैमाबाद की पहचान नगर की रूप में की जा सकती है। गुजरात में बेट द्वारका, राजस्थान में कुड़वाला, महाराष्ट्र में दैमाबाद की पहचान नगर के रूप में की जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता से परिवर्तन के तत्व। हड़प्पा सभ्यता से परिवर्तन के तत्व। पहला है नगर निर्माण योजना ध्वस्त हो गई। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क पर कुम्हार के द्वारा पट्टी लगाने का साक्ष्य। नगर निर्माण योजना ध्वस्त हो गई। मोहनजोदाड़ो की मुख्य सड़क पर कुम्हार के द्वारा पट्टी लगाने का साक्ष्य। नगर निर्माण योजना ध्वस्त हो गई। मोहनजोदाड़ो के मुख्य सड़क पर कुम्हार के द्वारा भट्टी लगाने का साक्ष्य। दूसरा, बस्तियों का आकार छोटा हो गया। उत्तर पश्चिम में बस्तियों की संख्या कम हुई, जबकि पूरब और दक्षिण में बस्तियों की संख्या का विस्तार। चौथा, सड़क, गलियां, नालियां अव्यवस्थित हो गई। भावलपुर, चानूदड़ो आदि स्थलों से घटिया सामग्री से निर्मित छोटे छोटे मकान, मनका मुहर आदि के प्रयोग लगभग छूट गए और कांचे का प्रयोग अत्यधिक सीमित। मनका मुहर आदि के प्रयोग लगभग छूट गए और कांचे का प्रयोग अत्यधिक सीमित। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता की विरासत को धो रही थी। परिवर्तनकालीन हड़प्पा संस्कृतियाँ हड़प्पा सभ्यता की विरासत को धो रही थी। अतः इन्होंने हड़प्पा कालीन जीवन और ऐतिहासिक कालीन भारतीय जीवन के बीच सेतु का काम किया। इनका निम्नलिखित योगदान है। जलवायु संबंधी कार्यों से पूर्व और दक्षिण की ओर जनसंख्या का पलायन तथा इसी
के साथ हड़प्पाई फसलों का विस्तार। सबसे बढ़कर हड़प्पाई लोगों के द्वारा रबी और खरीफ फसलों की खेती एक ही भूमि में की जाती जबकि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने अलग अलग भूमि में दोनों की खेती में आरंभ की। इस कारण अलग अलग भूमि में दोनों की खेती आरंभ की। इस कारण कृषि भूमि का विस्तार संभवतः परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के संपर्क में वैदिक आर्यों के द्वारा कृषि का ज्ञान प्राप्त करना। संभवतः परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के संपर्क में वैदिक आर्यों के द्वारा कृषि का ज्ञान प्राप्त करना। संभवतः परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के लोगों के संपर्क में वैदिक आर्यों के द्वारा कृषि का ज्ञान प्राप्त करना। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के माध्यम से हड़प्पाई तकनीकी का विस्तार यथा तांबे का ज्ञान, चमकीले लाल मृदुआंत का प्रयोग, तीव्रगामी चाक का प्रयोग आदि। परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों के माध्यम से हड़प्पाई धर्म एवं विश्वास भारतीय और धार्मिक परंपरा में घुल मिल गई यथा पशुपति शिव, मातृ देवी, अग्नि पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा। हड़प्पा सभ्यता का महत्व। हड़प्पा सभ्यता का महत्व भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता तथा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। विकसित नगर निर्माण योजना, जल प्रबंधन। तीसरा, कृषि के क्षेत्र में हल, तांबे एवं कांसे के बेहतर किस्म के उपकरणों का प्रयोग एवं विविध प्रकार के खरीफ एवं रबी फसलों की खेती। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एवं बाहर एक व्यापक व्यापारिक नेटवर्क की स्थापना। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एवं बाहर एक व्यापक व्यापारिक नेटवर्क की स्थापना। एक विस्तृत क्षेत्र में नगरीय सभ्यता फैली हुई जो मिस्र और मेसोपोटामिया क्षेत्र को मिलाने के बाद में उसे आकार में कहीं बढ़ा था। यह विस्तृत क्षेत्र में नगरीय सभ्यता फैली हुई थी जो मिस्र मेसोपोटामिया क्षेत्र को मिलाने के बाद में उसे आकार में कहीं बढ़ा। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां यथा अंकमाला, दशमलव प्रणाली, मापन विधि, खगोल शास्त्र का ज्ञान, धातु की ढलाई का ज्ञान, तीव्रगामी चाक का प्रयोग, चमकीले मृत्युभांड का प्रयोग आदि। कला के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धियां कलाकृतियों की बहुलता, मुहर निर्माण, मनका निर्माण, मृद मूर्तियों का निर्माण, प्रस्तर कला, कांसे की मानव, पशु की मूर्तियों तथा इक्का गाड़ी। हड़प्पा सभ्यता की विरासत निरंतरता। हड़प्पाई नगरीकरण का अनुभव ऐतिहासिक काल में भारत के नगरीकरण को प्राप्त। हड़प्पाई नगरीकरण का अनुभव ऐतिहासिक काल में भारत के नगरीकरण को प्राप्त। हड़प्पाई लोगों के द्वारा पशुपालन एवं कृषि के अनुभव का लाभ। हड़प्पाई लोगों के द्वारा पशुपालन एवं कृषि के अनुभव का लाभ। परवर्ती काल में भारतीयों को यथा उदाहरण के लिए हल के माध्यम से जुताई, कृषि उपकरणों में समानता, रबी और खरीफ फसलों में समानता। हड़प्पाई लोगों के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एवं बाह्य क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित। आगे बुद्ध काल में द्वितीय
द्वितीय नगरीकरण के आरंभ के साथ हम विकसित व्यापार का साक्ष्य पाते हैं और यह आगे भी कायम रहा। हड़प्पाई लोगों के शिल्प के ज्ञान का लाभ परवर्ती काल के भारतीय समुदाय को यथा तीव्रगामी चाक का प्रयोग, थामियों घासी की ढलाई, चमकीले मडों का निर्माण दिया। पांचवा, विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में हड़प्पाई विरासत गणना में 16 एवं उनके गुणकों का प्रयोग, अंकमाला का ज्ञान, दशमलव विभाजन प्रणाली का विकास, मापन पद्धति का विकास, खगोल शास्त्र का ज्ञान आदि है। धर्म के क्षेत्र में अग्नि पूजा, जल पूजा, धर्म के क्षेत्र में अग्नि पूजा, जल पूजा, पशुपत पूजा, पशुपत शिव की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, मातृदेवी पूजा, मातृदेवी की पूजा और जनशक्ति की पूजा आदि तथा कथित हिंदू धर्म के विकास में हड़प्पाई तत्वों का भी योगदान। कला के क्षेत्र में पशु आकृति एवं मानव आकृतियों का निर्माण का प्रभाव, कला के क्षेत्र में पशु आकृति एवं मानव आकृतियों का निर्माण का प्रभाव, मानव आकृतियों का निर्माण का प्रभाव, कला के क्षेत्र में पशु आकृति एवं मानव आकृतियों का निर्माण का प्रभाव, परिवर्तितकालीन भारतीय जीवन पर उदाहरण के लिए अशोक के स्तंभ पर पशु मूर्तियां, हड़प्पाई पशु मूर्तियों से समानता रखती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य हड़प्पा सभ्यता पतन के पश्चात। देखते हैं क्या परिदृश्य रहा होगा। अगर हम साहित्यिक साक्ष्य को अलग करके देखते हैं तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित चित्र उपस्थित होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित चित्र उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र विकास के एक स्तर पर नहीं रहे, वे विकास के अलग अलग स्तर पर रहे। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि प्राचीन मानव के खाद्य उत्पादन की अवस्था में पहुंचने और इतना तक कि नगरीकरण की अवस्था में आने के बाद भी शिकार और खाद्य संग्रह समाप्त नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न समुदाय फिर भी शिकार और खाद्य संग्रह से जुड़े रहे। इतना तक कि वर्तमान युग में भी भारत में शिकार और खाद्य संग्रह का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है। यही वजह है कि डी.डी. कौशाम्बी ने भारतीय अतीत को लिविंग पास्ट, जीवित अतीत कहा। यही वजह है कि डी.डी. कौशाम्बी ने भारतीय अतीत को लिविंग पास्ट, जीवित अतीत कहा। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता से बाहर खाद्य उत्पादन समुदाय सक्रिय रहे। हड़प्पा सभ्यता से बाहर खाद्य उत्पादन समुदाय सक्रिय रहे। उनमें कुछ हड़प्पा सभ्यता से पूर्व काल के हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है और उनके हड़प्पा सभ्यता के बाद के हैं और अनेक हड़प्पा सभ्यता के बाद के हैं। तीसरा, अगर हम कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता की तुलना ताम्रपाषाण कालीन कृषक समुदाय से करते हैं तो अगर हम कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता की तुलना ताम्रपाषाण कालीन कृषक समुदाय से करते हैं तो पाते हैं कि चूंकि तांबा कांसे से पहले आया इसलिए तकनीक दृष्टि से ताम्रपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व अस्तित्व में आए, परंतु हम कालानुक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उत्तर पश्चिम के कुछ ताम्रपाषाण कालिक स्थल हड़प्पाई नगरीकरण की पूर्व अवस्था को दर्शाते हैं। कुछ स्थल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, जबकि अनेक स्थल एवं संस्कृतियां ऐसी हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बाद की हैं। चौथा, भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण कालीन अवस्था लगभग 3500 ईसा पूर्व में प्रकट हुई। हड़प्पा सभ्यता भी उसी कालानुक्रम के बीच आती है। फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भी लगभग 1100 ईसा पूर्व अथवा 1000 ईसा पूर्व तक यह चलता रहा, जब तक
भारत में लौह युग का आगमन नहीं हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य। भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य। परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियाँ 1900 लेके 13 तक 1300 ईस्वी। परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियाँ 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता की परिधि के अंतर्गत कई क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता की परिधि के अंतर्गत कई क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ, जो किसी न किसी रूप में हड़प्पा सभ्यता की विरासत लिए हुए थी अतः इनकी पहचान परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के रूप में हुई। हड़प्पा सभ्यता के रूप में। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर भी खाद्य उत्पादन समुदाय सक्रिय रहे थे। इस काल में ये ताम्रपाषाण काल की अवस्था में थे। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर भी खाद्य उत्पादन समुदाय सक्रिय रहे थे। इस काल में ये ताम्रपाषाण की अवस्था में थे। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर भी खाद्य उत्पादन समुदाय सक्रिय रहे थे। इस काल में ये ताम्रपाषाण काल की अवस्था में थे। डी.के. चक्रवर्ती ने इस बात पर बल दिया है कि विद्वानों का दृष्टिकोण इतना हड़प्पा सभ्यता केंद्रित रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर की संस्कृतियों को वे अपेक्षित महत्व नहीं दे पाते। डी.के. चक्रवर्ती ने इस बात पर बल दिया है कि विद्वानों का दृष्टिकोण इतना हड़प्पा सभ्यता केंद्रित रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर की संस्कृतियों को वे अपेक्षित महत्व नहीं दे पाते। हड़प्पा सभ्यता से बाहर की संस्कृतियाँ। 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 गंगा यमुना का ऊपरी दोआब। गंगा यमुना की ऊपरी दोआब। गंगा यमुना की ऊपरी दोआब। गंगा यमुना की ऊपरी दोआब। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा गंगा यमुना के ऊपरी दोआब तक पहुंच चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा गंगा यमुना के ऊपरी दोआब तक पहुंच चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा गंगा यमुना के ऊपरी दोआब तक पहुंच चुकी थी। यह था आलमगीरपुर, उल्लास आदि। इसलिए ऊपरी दोआब की आरंभिक अवस्था में हमें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थल मिलते हैं। इसलिए ऊपरी दोआब की आरंभिक अवस्था में हमें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थल मिलते हैं। परंतु परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के चरण के ऊपर इस क्षेत्र में संस्कृतियों के 3 और स्तर मिलता है। उदाहरण के लिए गौरिक मृदभान संस्कृति, ताम्र निधान संस्कृति तथा काले और लाल मृदभान संस्कृति ये सभी संस्कृतियां अपने स्वरूप में ताम्रपाषाण कालीन ही हैं। ये सभी संस्कृतियां अपने स्वरूप में ताम्रपाषाण कालीन ही है। मध्य गंगा घाटी पूर्वी भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत। 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 मध्य गंगा घाटी पूर्वी भारत एवं प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं। मध्य गंगा घाटी और पूर्वी भारत में एवं प्रायद्वीपीय भारत। जैसा कि हमने देखा था कि लगभग 3000 ईसा पूर्व समुदाय सक्रिय हो गए थे। ये समुदाय अभी भी अस्तित्व में थे, बल्कि पहले की तुलना में अधिक विकसित हो गए थे, क्योंकि न केवल तांबे के कड़ों की
संख्या में वृद्धि हुई, बल्कि उपकरण भी पहले की तुलना में अधिक बेहतर हुए। ये संस्कृतियां ताम्र पाषाणकालीन अवस्था में बनी रही। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत एवं महाराष्ट्र। मध्य भारत, महाराष्ट्र में हेडिंग। इन क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन समुदाय का आरंभिक विकास लगभग 2000 ईसा पूर्व एवं 1000 ईसा पूर्व के बीच देखा गया। इन क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन समुदाय का आरंभिक विकास इन क्षेत्रों में खाद्य उत्पादक समुदाय का आरंभिक विकास लगभग 2000 ईसा पूर्व एवं 1000 ईसा पूर्व के बीच देखा गया तथा सीधे तौर पर ताम्र पाषाणकालीन अवस्था में दिखता है, अर्थात इसके नीचे और कोई नवपाषाणकालिक आधार नहीं दिखता। इसका कारण था संभवतः मिट्टी का कठोर होना, जिसे पत्थर के उपकरणों से आबाद तोड़ना कठिन था। इन संस्कृतियों में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आहर अथवा बनास संस्कृति, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य भारत एवं महाराष्ट्र के इन संस्कृतियों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहर बनास संस्कृति संभवतः 2000 ईसा पूर्व में थोड़ा पहले विकसित हुई होगी और कुछ समय तक हड़प्पा सभ्यता के भी समकालीन रही होगी। फिर मध्य भारत में केयथा और मालवा संस्कृति परवर्ती अवस्था में महाराष्ट्र भी पहुंच गई तथा महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति जो लगभग 1400 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई और आगे उसका प्रसार मध्य भारत में भी हुआ। अन्य लौह पुरुष संस्कृतियां। हेडिंग है अन्य लौह पुरुष संस्कृतियां। इन संस्कृतियों का आशय उन क्षेत्रीय संस्कृतियों से है अन्य लौह पुरुष संस्कृतियां। इन संस्कृतियों का आशय उन संस्कृतियों से है जिनका आरंभिक विकास तांबे के चरण में देखा गया तथा परंतु व्यापक विकास लौह चरण में हुआ। आरंभिक विकास तांबे के चरण में देखा गया और परंतु व्यापक विकास लौह चरण में हुआ। इसका पहला हेडिंग है महापाषाण संस्कृति। अन्य लौह पुरुष संस्कृतियों में पहला हेडिंग है महापाषाण संस्कृति। महापाषाण शब्द मेगालिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेगा का अर्थ है बड़ा और लिथिक का अर्थ है पत्थर। अतः मेगालिथिक का अर्थ है बड़ा पत्थर। दूसरे शब्दों में कुछ समुदायों ने मृतकों को दफनाने के बाद प्रस्तर के शानदार कब्र बनाए। हालांकि ये लोग भी कृषक और पशुपालन थे, परंतु अपने कब्रों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर इन्हें पृथक संस्कृति का करार दिया जाता है। महापाषाण कालिक संस्कृतियों का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, इन्हें पृथक संस्कृति का माना गया क्योंकि पीछे नवपाषाण कालिक एवं ताम्रपाषाण कालिक लोग अपने निवास स्थल के पास ही अपना कब्र बनाते थे। इन्हें पृथक संस्कृति का माना गया क्योंकि पीछे नवपाषाणकालीन एवं ताम्रपाषाण के लोग अपने निवास स्थल के पास ही अपना कब्र बनाते थे, परंतु इस समुदाय में अपने निवास स्थल से पृथक अपना कब्र बनाया और उन कब्रों को शानदार ढंग से बनाया। इसका अर्थ लगाया गया कि ये किसी पृथक सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए थे और इनके जीवन की सोच अलग थी। दूसरा है मेगालिथिक संस्कृति ही नहीं बल्कि कई संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे मेगालिथिक संस्कृतियां कहना उचित है। तीसरा, मेगालिथिक संस्कृतियों का साक्ष्य केवल भारत से नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, मध्य और दक्षिणी अमेरिकी आदि क्षेत्रों से मिले हैं। मेगालिथिक संस्कृतियों का साक्ष्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका मध्य और दक्षिणी अमेरिकी आदि क्षेत्रों में मिले। चौथा, महापाषाणकालीन संस्कृतियों की लंबी कालावधि है।
महापाषाणकालीन संस्कृतियों की लंबी कालावधि है जो लगभग 1300 ईसा पूर्व से आरंभ होकर 5वीं सदी ईसा पूर्व तथा ईसा की आरंभिक शताब्दी तक पहुंच जाते हैं। ईसा पूर्व तथा ईसा पूर्व की आरंभिक शताब्दी तक पहुंच जाते हैं। 5वां, महापाषाणकालीन संस्कृतियों की आरंभिक अवस्था पूर्व लौह चरण की रही। महापाषाणकालीन संस्कृतियों की आरंभिक अवस्था, महापाषाणकालीन संस्कृतियों की आरंभिक अवस्था, महापाषाणकालीन संस्कृतियों की आरंभिक अवस्था, महापाषाणकालीन संस्कृतियों की आरंभिक अवस्था पूर्व लौह चरण की रही है। आरंभिक अवस्था पूर्व लौह चरण की रही है, अर्थात वे तांबे और कांसे के उपकरण के प्रयोग तक ही सीमित थे। अर्थात वे तांबे और कांसे के उपयोग का अर्थात वे तांबे और कांसे के उपकरण के प्रयोग तक ही सीमित थे। पूर्व लौह चरण के स्थलों में हम निम्नलिखित स्थलों पर दृष्टिपात कर सकते हैं। पूर्व लौह चरण के स्थलों में हम निम्नलिखित स्थलों पर दृष्टिपात कर सकते हैं। पूर्व लौह चरण के स्थलों में हम निम्नलिखित स्थलों पर दृष्टिपात कर सकते हैं। बेलन घाटी के स्थल नवपाषाण काल से महापाषाण काल में ढल गए। बेलन घाटी के स्थल नवपाषाण काल से महापाषाण काल में ढल गए। बेलन घाटी के स्थल नवपाषाण काल से महापाषाण काल में ढल गए। यथा इलाहाबाद, बांदा, वाराणसी आदि क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त। फतेहपुर सीकरी एवं जयपुर से प्राप्त कश्मीर में श्रीनगर से लेकर बुर्जहोम गुफा, कराल तथा पूरब में लद्दाख क्षेत्रों में महापाषाण कालीन स्थलों का विकास। उसी प्रकार उत्तर पश्चिम में मकरान, कराची के निकट स्थल आदि की गणना की जा सकती है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में मकरान, कराची के निकट स्थल आदि की गणना की जा सकती है। इन्हें हम पूर्व लौह अवस्था के रूप में देख सकते हैं, परंतु महापाषाण कालीन संस्कृति की विकसित अवस्था हमें लौह चरण में ही मिलती है। परंतु महापाषाण कालीन संस्कृति की विकसित अवस्था लौह चरण में ही मिलती है तथा प्रायद्वीपीय भारत से लौह चरण के अनेक स्थल प्राप्त होते हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत से लौह चरण के अनेक स्थल प्राप्त होते हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत से लौह चरण के अनेक स्थल प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से महापाषाण काल से जुड़े लगभग 1500 स्थल प्रकाश में आए। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1500 स्थल प्रकाश में आए। गांधार कब्र संस्कृति उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश एवं चित्राल के निकट लगभग 2100 ईसा पूर्व में एक नए प्रकार की क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ। इसे गांधार कब्र संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति की आरंभिक अवस्था पूर्व लौह चरण की ही रही है। आगे इसका विकास लौह चरण में देखा गया है। इस संस्कृति से घोड़े के प्रयोग के भी साक्ष्य मिलता है। इस आधार पर इसका संबंध वैदिक आर्य से भी जोड़ा जाता है। गांधार कब्र संस्कृतियां, हेडिंग है गांधार कब्र संस्कृतियां। उत्तर पश्चिम में हिंद कुश एवं चित्राल के निकट लगभग उत्तर पश्चिम में हिंद कुश एवं चित्राल के निकट लगभग 2100 ईसा पूर्व में नए प्रकार की क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुए। इसे गांधार कब्र संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृति की आरंभिक अवस्था पूर्व लौह चरण की रही। आगे इसका विकास लौह चरण में देखा गया। इस संस्कृति से घोड़े का प्रयोग का भी साक्ष्य मिलता है। इस आधार पर इसका संबंध वैदिक आर्य से भी जोड़ा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति इस संस्कृति का विकास 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच देखा जाता है। इस संस्कृति का विकास 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच देखा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति
का विकास लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच देखा जाता है। इसके आरंभिक अवस्था जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच रही थी, पूर्व लौह चरण की संस्कृति थी। आगे इसका विकास लौह चरण में भी देखा गया। इसका संबंध वैदिक आर्यों से जोड़ा जाता है। पूर्व लौह चरण को ऋग्वैदिक काल और लौह चरण को उत्तरवैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है। पूर्व लौह चरण को ऋग्वैदिक काल और लौह चरण को उत्तरवैदिक काल से जोड़कर देखा जाता है। पूर्व लौह चरण में तांबे एवं कांसे के उपकरण का प्रयोग होता था। पूर्व लौह चरण में तांबे एवं कांसे का उपकरण का प्रयोग होता था। ऐसे स्थल प्रायः घग्गर, आगरा क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीकानेर आदि में मिलते हैं। पंजाब में नागर कटपालन और दहेरी और हरियाणा में भगवानपुरा PGW स्थल है, परंतु यहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त नहीं हुए। लौह चरण का आरंभ। लौह चरण का आरंभ 1100 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौह चरण का आरंभ मुख्य हेडिंग है। लौह चरण का आरंभ 1100 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। लौह चरण का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों पर गौर करना आवश्यक है। लौह चरण का अध्ययन करते समय हुए निम्नलिखित बातों पर गौर करना आवश्यक है। लौह चरण का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों पर गौर करना आवश्यक है। पहला है लोहे के प्रयोग और लौह युग का आरंभ, इन दोनों बातों में अंतर है। पहला है लोहे के प्रयोग और लौह युग का आरंभ, इन दोनों बातों में अंतर है। लोहे का प्रयोग और लौह युग का आरंभ, इन दोनों बातों में अंतर है। अर्थात लगभग 1100 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग का आरंभ हुआ, जबकि लोहे का प्रयोग थोड़ा पहले ही आरंभ हो गया था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के जखेड़ा और दादुपुर से लगभग 1600 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। लोहे के प्रयोग और लौह युग का आरंभ, इन दोनों बातों से अंतर है। इन दोनों बातों में अंतर है। लोहे के प्रयोग और लौह युग का आरंभ, इन दोनों बातों में अंतर है। अर्थात लगभग 1100 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग का आरंभ हुआ, जबकि लोहे का प्रयोग थोड़ा पहले ही आरंभ हो गया था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के जखेड़ा और दादुपुर से लगभग 1600 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग का साक्ष्य। लोहे के प्रयोग और लोहे का आरंभ, इन दोनों बातों में अंतर है। अर्थात लगभग 1100 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग का आरंभ हुआ, जबकि लोहे का प्रयोग थोड़ा पहले ही आरंभ हो गया था। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के जखेड़ा और दादुपुर से लगभग 1600 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला। दूसरा, यह स्मरणीय है कि तांबे की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की उपलब्धता कहीं अधिक थी। फिर भी अगर लोहे के प्रयोग में विलंब हुआ तो इसका कारण था तांबे की तुलना में लोहे की गलाने के लिए अधिक तापमान की जरूरत, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3400 डिग्री सेल्सियस तक। तीसरा, परंपरागत मत यह है कि सर्वप्रथम पश्चिम एशिया में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। परंपरागत मत यह है कि सर्वप्रथम पश्चिमी एशिया में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ और फिर इंडो और आर्य के साथ वे भारत आए। परंतु डी.के. चक्रवर्ती ने नवीन मत यह है कि भारत में स्वतंत्र रूप में लोहे का प्रयोग हुआ। परंतु डी.के. चक्रवर्ती ने नवीन मत ये दिया है कि भारत में स्वतंत्र रूप में लोहे का प्रयोग हुआ और वह पश्चिम एशिया से प्रभावित नहीं था। लोहे का प्रयोग हुआ और पश्चिम एशिया से प्रभावित नहीं था। फिर भी यह भी मत है कि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की तुलना में मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग पहले हुआ। यह भी मत है कि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की तुलना में मध्य भारत एवं लोहे का प्रयोग पहले हुआ। चौथा, हमने देखा कि ताम्रपाषाण चरण में भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि प्रचलित रहा था। हमने देखा कि ताम्रपाषाण का चरण में भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन कृषि प्रचलित रहा था। विभिन्न प्रकार के अनाजों का उपयोग होता था। कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां अपनी आवश्यकता से अधिक
अनाजों का उत्पादन भी करने लगी थी। उदाहरण के लिए मालवा संस्कृति के इनाम गांव से धान्य कोठार का भी साक्ष्य मिलता है, जो अनाजों के अधिशेष को दर्शाता है। परंतु फिर अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत नहीं था, इसलिए इनमें से कोई भी संस्कृति नगरीकरण की अवस्था में नहीं पहुंच सकी। परंतु फिर अर्थव्यवस्था का आधार इतना मजबूत नहीं था, इसलिए इनमें से कोई भी संस्कृति नगरीकरण की अवस्था में नहीं पहुंच सकी। इनके विपरीत लौह संस्कृतियों का आर्थिक आधार आर्थिक प्रतीत होता है, क्योंकि तांबे की तुलना में लोहा का एक अधिक ठोस धातु था और लोहे की सहायता से युद्धास्त्र भी बनाए जा सकते हैं। अतः सामाजिक समूहों के पास लोहे का हथियार उपलब्ध था और वे समाज में अधिक प्रभावी बनकर उभरे। इसलिए लौह चरण से भारतीय उपमहाद्वीप मध्य गंगा घाटी में फिर एक बार नगरीकरण से साक्षात्कार किया। इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। चित्ती धूसर मृदुहान संस्कृति लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की लौह चरण में पहुंच गए। चित्ती धूसर मृदुहान संस्कृति यह संस्कृति लगभग 1000 ईसा पूर्व में लौह चरण में पहुंच गई। हालांकि लोहे आरंभिक उपकरण युद्धास्त्र के रूप में ही प्रयुक्त हुए, कृषि उपकरण के रूप में नहीं। अतः यह संस्कृति नगरी की अवस्था तक नहीं पहुंच सका। महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ प्रायद्वीपीय भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ लौह चरण से जुड़ी हुई थी। प्रायद्वीपीय भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ लौह चरण से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका आर्थिक आधार पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ। शिल्प एवं व्यापार विकसित अवस्था में दिखता है। लोग चावल की खेती करते थे और काले एवं लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे, परंतु अधिकांशतः इन्होंने पहाड़ी ढलानों पर खेती की जो अधिक उपजाऊ नहीं थी। फिर लौह उपकरणों का प्रयोग भी अधिकांशतः युद्धास्त्रों के रूप में हुआ है, परंतु अधिकांश इन्होंने पहाड़ी ढलानों पर खेती की जो अधिक उपजाऊ नहीं थे। फिर लौह उपकरणों का प्रयोग भी अधिकांश युद्धास्त्रों के रूप में हुआ है, किसी उपकरण के रूप में नहीं। इसलिए महापाषाण संस्कृति भी नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुंच सकी। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड यह संस्कृति अधिक विकसित अवस्था को दर्शाती है। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड यह संस्कृति अधिक विकसित अवस्था को दर्शाती है। इस काल में मध्य गंगा घाटी में कृषि का प्रसार हुआ तथा लोहे को बेहतर रूप में गलाया जाने लगा। फिर बड़ी संख्या में कृषि उपकरणों का प्रयोग हुआ। इस कारण कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन अधिशेष आया। इसके साथ शिल्प एवं व्यापार का विकास हुआ। इसका स्वाभाविक परिणाम था नगरीकरण का उद्भव, अर्थात यह संस्कृति नगरीकरण की अवस्था से जुड़ गई।